एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फार्मा एंड मेडिसिन एंड पीडिया, हर जगह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो माइस्थेनिया ग्रेविस, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द टर्म? माइस मीन्स बेसिकली रिलेटेड टू द मायो। माय मीन्स मसल, जिसे मायोकार्डियम बोलते हैं, तो यानी हार्ट का मसल। ठीक है। एस्थेनिया, एस्थेनिया मीन्स बेसिकली आप एनेस्थीसिया जानते होंगे, so this term is derived from that, asthenia, anesthesia. So asthenia means basically weakness. Anesthesia में तो complete weakness या absence of nerve sensation, but asthenia means weakness. And gravis मतलब ज्यादा। ठीक है, और you can say more symptom। ठीक है, so बहुत ज्यादा weakness होता है मसल की, तो उसको बोलते हैं myasthenia gravis। माया means muscle, basically the skeletal muscle, not here the skeletal, not here the cardiac or स्मूथ मसल। यहाँ पे हम लोग स्केलेटल मसल की बात करेंगे। ठीक है। एंड वीकनेस, एस्थेनिया मींस वीकनेस, ग्रेविस मींस मोर क्लिनिकल फीचर्स। ओके, so probably you had learned the or heard about अमिताभ बच्चन, सुना है उसको? माइस्थेनिया ग्रेविस से किसी को पता है? यस सर। लेकिन उसको देख के कभी नहीं लगा कि उसको माइस्थेनिया का सिम्टम है या माइस्थेनिया ग्रेविस है। व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो आर के आभा, अंजना, अंकिता, अरविंद कुमार यादव, चलो आगे। गुड। लियोनार्डो, जीवेश, मुन्ना सिंह, नूर, वन प्लस, पूनम, रेणु सिंह, साधना। ओके, सो माइस्थेनिया में सिंपली वीकनेस बेसिकली ऑफ द स्केलेटल मसल। ओके, सो स्केलेटल मसल मतलब क्या? हाथ पैर के मसल हो गए, फेशियल मसल हो गए। सो फेशियल मसल इज नॉट दैट स्केलेटल मसल, बेसिकली द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। So skeletal muscle is more affected, but there may be also myocardium and smooth muscle. तो उनका अफेक्शन कम होता है या वो लेस अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्यों होता है? या पहले हम लोग एक केस सिनेरियो देख लेते हैं। A 25-year-old female, अब देखो हमने दो चीजें यहाँ लिखी हैं, केस में दो चीजें छिपी हैं, 25-year-old एंड फीमेल। इट मीन्स दिस इज मोर कॉमन इन यंग एज ग्रुप and this is more common in females as compared to male. अगर मेल में होता है, मेल आर मोर अफेक्टेड आफ्टर 60 years. So this is a bimodal distribution. Distribution is bimodal. Bimodal means दो अलग अलग मोड। In female this occurs in young age, 20 to 30 years या 40 years में हो रहा है। ठीक है, बट इन मेल दिस इज लेस कॉमन, लेकिन अगर होगा भी तो कब होगा? more than 60 years, sometimes 50 years, but more than 60 years. So age distribution is bimodal, अलग अलग एज ग्रुप में हो रहा है। ठीक है, सॉरी दिस इज फीमेल। ओके, so 50-year female comes to your OPD, with complaints of or with clinical feature of weakness. So simply weakness तो कोई भी ले बता सकता है कि हमें कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, लेकिन हमें क्या पॉइंट यहाँ पे? वीकनेस, वीकनेस दैट प्रोग्रेसिंग ऑन एक्टिविटी, वीकनेस दैट प्रोग्रेस मोर ऑन एक्टिविटी, यानी हम जैसे जैसे काम ज्यादा कर रहे हैं वीकनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इट मीन्स इट इज दिस इज ग्रेजुअल वीकनेस। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो सुबह तो बिल्कुल ठीक रहते हैं,
कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे दिन ढलता है, दोपहर के बाद उनकी वीकनेस बढ़ती जाती है. सो अगेन द नेक्स्ट फीचर इज ग्रेजुअल वीकनेस. So 3 points. One is young age group, second is female, and third is if there is weakness that will be gradual. ठीक है, यानी सुबह तो ठीक रहेगा, शाम को ज्यादा होता है. दिस इज मोर इन प्रॉक्सिमल मसल. तो पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा? He has difficulty in गोइंग अप स्टेयर्स, यानी सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अप स्टेयर्स. इन द इवनिंग यानी शाम को, सुबह नहीं होगा सिम्टम. इन इवनिंग सी हैज ऑल्सो सिम्टम ऑफ. अब पेशेंट टोसिस नहीं कहेगा, बोलेगी कि पलके झुकी है, पलके जो है बंद है, आंखें बंद हो रही हैं. ठीक है, टोसिस आप बताओगे. दिस इज द क्लिनिकल टर्म और मेडिकल टर्म. टोसिस इज अ साइन. ठीक है, लेकिन पेशेंट क्या सिम्टम, मतलब जो पेशेंट एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, तो पेशेंट क्या बताएगा? सिंपली ब्लरिंग ऑफ विजन. ठीक है, इन इवनिंग द सिम्टम पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन. अब एक आंख आधी खुली है, थोड़ी बंद है, तो क्या होगा? उसको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा. ठीक है, ब्लरिंग ऑफ विजन. सो व्हाट मे बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस? ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन यू फाइंड देयर इज टोसिस. ठीक है, तो क्या क्या मेन क्लिनिकल फीचर आ गए यहाँ से? द मेन क्लिनिकल फीचर्स आर: फर्स्ट, द पेशेंट इज फीमेल. सेकेंड, her age group is among 20s or 20 to 30 years एज ग्रुप, यानी यंग एज. ठीक है, तो कोई भी फीमेल आएगी बेसिकली यंग एज की आएगी. ये नहीं कि मेनोपॉज के बाद आ रही है, 60 ईयर्स के बाद आ रही है. यंग एज की फीमेल आ रही है, बता रही है कि जैसे सुबह काम करते हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं, शाम को जैसे जैसे काम बढ़ता है मेरा तो थकान बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है, लेकिन शाम तक सबको थकान होती है. लेकिन आपको डायग्नोज कैसे करना है? ग्रेजुअल वीकनेस बेसिकली इन द प्रॉक्सिमल मसल. अब इसने बताया है कि हमें सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन गोइंग अप स्टेयर्स. तो अप स्टेयर्स से प्रॉक्सिमल मसल का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी थाई मसल्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है. सो प्रॉक्सिमल मसल्स आर अफेक्टेड. ओके, तो फीमेल, यंग एज ग्रुप. ओके, ग्रेजुअल वीकनेस. ग्रेजुअल वीकनेस बेसिकली ऑफ द प्रॉक्सिमल मसल. हम लोग प्रॉक्सिमल डिस्टल की क्यों बात करते हैं? क्योंकि अभी एक दूसरा क्लिनिकल फीचर दैट इज माइस्थेनिक सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली डिस्टल मसल्स का होता है. ठीक है, वीकनेस. तो अक्सर डिफरेंशिएटिंग फीचर आता है, हाउ यू विल डिफरेंशिएट माइस्थेनिक सिंड्रोम विद माइस्थेनिया ग्रेविस. ठीक है, तभी लोग माइस्थेनिया ग्रेविस थोड़ा जान ले तब डिफरेंशिएट करेंगे. सो प्रॉक्सिमल मसल्स आर मोर अफेक्टेड. सो प्रॉक्सिमल मसल बेसिकली द थाई मसल. ठीक है, और सिंपली यू कैन से क्वाड्रिसेप्स मसल. एंड देयर बी ब्लरिंग और टोसिस. सो टोसिस इज अ साइन एंड पेशेंट क्या बताएगा? ब्लरिंग ऑफ विजन. अगर इतने फीचर्स आ रहे हैं, सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल दैट सी इज हैविंग डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. ठीक है, सो इतने फीचर्स मिनिमम मिलना चाहिए. सो इनिशियली देयर इज ब्लरिंग. शुरू में तो ब्लरिंग होगा, यानी ऑकुलर सिम्टम सबसे पहले आएंगे. फर्स्ट देयर विल बी ऑकुलर फीचर्स, ऑकुलर क्लिनिकल फीचर. ठीक है, स्मॉल मसल है और हम पलके कई बार झुकाते हैं सुबह से शाम तक. ठीक है, आजकल मोबाइल भी ज्यादा देख रहे हैं तो ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा होती है टू मॉइस्ट योर आईज. तो सबसे पहले फीचर कहाँ आएगा? ऑकुलर फीचर में. उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगा. और अगेन देयर इज ग्रेजुअल ऑनसेट. तो है ग्रेजुअल वीकनेस है और द ऑनसेट इज इंसाइडियस, इंसीडियस बोलेंगे. ठीक है, यानी एक ही दिन इसको फीचर नहीं आ रहा है पेशेंट को तुरंत बस ऑकुलर फीचर आ रहा है फिर खत्म हो जा रहा है. फिर जो है कभी प्रॉक्सिमल मसल में वीकनेस रह रही है, कभी टोसिस हो रही है, कभी ब्लरिंग हो रही है. सो द सिम्टम्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस. ठीक है,
तो ऐसे पेशेंट अगर क्लिनिकल फीचर लेके आ रहे हैं बेसिकली द फीमेल, सो द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस से सिमिलर टर्म और क्या क्या होता है? सो फर्स्ट इज द माइस्थेनिया ग्रेविस, there are other similar terms that is myasthenic crisis, myasthenic crisis, another is cholinergic crisis। ये सारे रिलेटेड है आपस में, ठीक है, तो एटलीस्ट यू शुड नो द टर्म। अनदर इज माइस्थेनिक सिंड्रोम। सब एक ही है सर। नहीं, अभी बता रहे हैं बेटा, माइस्थेनिक सिंड्रोम। एंड माइस्थेनिक सिंड्रोम, द अदर नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ये अक्सर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, एमबीबीएस में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मे बी आपके यहाँ भी पूछा जाए, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम और ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। ठीक है, सो माइस्थेनिया ग्रेविस में अगर फीचर्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो, यानी सिंपली जो मसल की वीकनेस हो रही है, टोसिस हो रही है, तब बोलेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन अगर किसी पेशेंट को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि स्केलेटल मसल के अलावा उसको डायफ्राम की मसल वीकनेस हो रही है, ठीक है, डायफ्राम की भी अगर मसल वीक हो रही है, तो क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, देयर विल बी सीरियस क्लिनिकल फीचर एंड पेशेंट विल हैव डिस्निया। और इसको ठीक नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उसको बोलते हैं क्राइसिस, माइस्थेनिक क्राइसिस। ठीक है, ये सिम्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो गया पेशेंट के अंदर कि मसल, सॉरी, पेशेंट की जो लाइफ, पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो गया। सो दैट विल बी माइस्थेनिक क्राइसिस। व्हाट इज कोलिनर्जिक क्राइसिस? माइस्थेनिया के ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग्स देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम एसिटिल कोलिन को हम बढ़ाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कभी कभी क्या होता है कि एसिटिल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सो द रिसेप्टर्स आर गेट फटीग, रिसेप्टर्स प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो अगेन द सिम्टम विल बी लाइक वीकनेस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रीटमेंट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ ओवर ट्रीटमेंट, so there will be more acetylcholine, so this is called cholinergic crisis। ठीक है, but this is entirely different, myasthenic syndrome, also called Lambert-Eaton syndrome or LES। ठीक है, तो अभी हमने बताया था बेसिक डिफरेंस, थोड़ा सा जान लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर डिटेल में और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, बेसिकली दिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। सो बोथ आर ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून यानी एंटीबॉडीज बनेंगे अपने सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, सो दोनों ऑटोइम्यून है, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों ऑटोइम्यून डिजीज हैं, लेकिन ऑटोइम्यूनिटी डिफरेंट तब हो जाती है जब माइस्थेनिया ग्रेविस देयर इज ऑटोइम्यूनिटी और एंटीबॉडीज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होगा, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स। यहाँ पे एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, और यहाँ पे एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स। इसको हम कैसे समझेंगे? सो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, हियर द साइनैप्स एंड हियर द
पोस्ट साइनेप्टिक। तो एक प्री साइनेप्टिक नर्व फाइबर हो गया, एक पोस्ट साइनेप्टिक नर्व फाइबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक नर्व फाइबर्स में, और at this side there is vesicles that will have acetylcholine or acetylcholine। जब कैल्शियम की एंट्री ज्यादा होती है इन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तब एसिटिलकोलिन यहाँ साइनेप्स में रिलीज होता है, इन द साइनेप्स, ठीक है। और साइनेप्स रिलीज होने के बाद ये रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं एसिटिलकोलिन। तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है डिफेक्ट, वो कहाँ होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। माइस्थेनिया ग्रेविस हैज डिफेक्ट इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। लेकिन जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, सो ये लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। तो क्या होगा? कैल्शियम की प्रॉपर एंट्री नहीं होगी तो एसिटिलकोलिन का रिलीज ही नहीं होगा। अगर रिलीज नहीं होगा तो अगेन देयर विल बी मसल वीकनेस। सो दोनों में क्लिनिकल फीचर क्या है? मसल वीकनेस। एक में एसिटिलकोलिन का रिलीज ही नहीं हुआ लैम्बर्ट में, दूसरे में एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ लेकिन साइनेप्स पे आने के बाद रिसेप्टर से प्रॉपर बाइंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बोथ, ठीक है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वीकनेस तो दोनों में आ रहा है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सो बेसिकली इन माइस्थेनिया ग्रेविस देयर इज वीकनेस ऑफ प्रॉक्सिमल मसल, प्रॉक्सिमल मसल का वीकनेस होता है। एंड इन लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम देयर इज मसल वीकनेस ऑफ डिस्टल मसल, डिस्टल मसल, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब जो सेंटर के नजदीक हैं, ठीक है। अब अगेन इसको कैसे समझोगे? सपोज दिस इज योर बॉडी, तो जो यहाँ के मसल है दीज आर प्रॉक्सिमल मसल, ठीक है। एंड डिस्टल मसल्स आर दीज आर डिस्टल मसल, ठीक है। जो सेंटर से हुए हैं दैट आर डिस्टल मसल, जो सेंटर के क्लोज हैं बॉडी सेंटर के दैट आर प्रॉक्सिमल मसल। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइस्थेनिया ग्रेविस में पेशेंट क्या बोलेगा कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ठीक है, सुबह तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, दोपहर के बाद या शाम तक आते आते हम पूरी तरह थक जाते हैं, आंखें हमारी बंद होने लगती हैं, ठीक है, इसको आप टोसिस बोल रहे हो, धुंधला दिखने लगता है। इसका मतलब वीकनेस प्रोग्रेसेस एज द एक्टिविटी प्रोग्रेस, ठीक है। यानी जैसे जैसे काम बढ़ता है, सो वीकनेस प्रोग्रेसेस एज एक्टिविटी इज मोर, जितना काम करेंगे उतना ज्यादा वीकनेस बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ पे सुबह सुबह उठेगा तो पेशेंट को वीकनेस रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, शाम होते गई, पेशेंट और इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो वीकनेस इम्प्रूव्स, यहाँ पे वीकनेस बढ़ रहा है, यहाँ पे वीकनेस इम्प्रूव्स, ठीक है। कब? एज द डे प्रोग्रेसेस और एज एक्टिविटीज मोर। जैसे पेशेंट को सुबह सुबह हाथों में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, लेकिन अगर बार बार उस हाथ को एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है, या कुछ काम करेगा, तो उसकी वीकनेस इंप्रूव हो रही है, यानी ठीक हो रही है, एज द एक्टिविटी इज मोर, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। सो ऑटोइम्यून तो दोनों है, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी बन रही है, एक में एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, दूसरे में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट। माइस्थेनिया में प्रॉक्सिमल मसल का वीकनेस है, लेकिन एलईएस या लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम also called myasthenic syndrome, देखो ये माइस्थेनिया ग्रेविस है, दिस कॉल्ड माइस्थेनिक सिंड्रोम। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लिनिकल फीचर पे। माइस्थेनिया ग्रेविस, अभी तक जो हमने पढ़ा क्या क्या क्लिनिकल फीचर थे, कौन बताएगा? व्हाट वर द क्लिनिकल फीचर ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? कौन बताएगा? आभा?
ब्लरिंग ऑफ विजन सर, टोसिस होगा सर। और देखो सर सामने Facial weakness of proximal muscle. हाँ, वेरी गुड। सो पेशेंट नॉर्मली क्या बताएगा, अभी हम समझ लेते हैं तब सिम्टम लिखते हैं। पेशेंट आएगा बताएगा कि सुबह सुबह तो ठीक रहते हैं, शाम तक आते आते दिक्कत होती है। अब क्या दिक्कत होती है, कॉमन प्रॉब्लम। अगर कोई लेडी है, बेसिकली लेडीज में, तो शाम को जब खाना बनाएगी, इवन जब सब्जी भी काटेगी, तो सब्जी काटने में क्या बार बार रिपीटेटिव मोशन हैंड का हो रहा है, तो कुछ देर काटेगी, उसके बाद हाथ उसका बहुत थक जाएगा, सब्जी भी नहीं काट पाएगी। ठीक है, सिंपल। उसके अलावा जैसे स्टेज पे चढ़ने बार बार उसको, तो दिन में तो आराम से चढ़ रही थी, लेकिन शाम को उसको चढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, बेड से उतरने में अगेन क्या होगा, या चेयर से खड़े होने में। ठीक है, अगेन देयर इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल मसल। तो चेयर से खड़े होने में भी बार बार उठ रहा है बैठ रहा है, so simply from sitting position to standing position again there will be difficulty। ठीक है, और शाम तक आते आते उसकी आंखें बंद होने लगेंगी। आई का मूवमेंट ब्लरिंग क्यों होती है, क्योंकि आई का मूवमेंट जो है वो अफेक्टेड होगा, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे जो है प्रॉपर नहीं देख पाएगा, और देयर बी ब्लरिंग ऑफ विजन, क्योंकि फोकस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एक आंख कहीं और मूव कर रही है, दूसरी आंख कहीं और मूव कर रही है, एक आंख आधी ढकी हुई है, दूसरी कम ढकी हुई है, सो देयर विल बी ब्लरिंग ऑफ विजन, या धुंधला दिखेगा। तो जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग सिम्टम पढ़ते हैं, ऑकुलर सिम्टम सबसे पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि टोसिस सीधे दिखता है। ठीक है, टोसिस क्या होता है सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। यस गुड, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। ठीक है, नॉट लोअर आईलिड। क्यों, क्योंकि अपर आईलिड को हम बार बार खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। ठीक है, लोअर आईलिड भी साथ में बंद होती है, लेकिन अपर आईलिड का मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आईज की कवरिंग होती है, जैसे अपर आईलिड है, सो दिस विल कवर, ये जो अपर आईलिड है इतना कवर करता है, ये नहीं कि पूरा आंख ऐसे खुली रहती है। ठीक है, दिस विल कवर मोर देन 3/4 ऑफ योर आईज। हियर इज अ पिपल, यहाँ पे पिपलर एरिया है। लेकिन ये जब नेक्स्ट बनाते हैं, इफ द अपर आईलिड कवर्स मोर देन 3/4, ठीक है, इतना कवर करने लगे कि पिपल का भी एरिया ये ऑब्स्ट्रक्ट होने लगे, यानी यहाँ तक अगर आने लगे, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन विजन, दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर बायलेटरल आई है, एक आंख इधर है, ठीक है, तो एक आंख में कम पिपल ढका है, एक आंख में ज्यादा ढका है, तो क्या होगा, फोकस प्रॉपर नहीं बनेगा और पेशेंट को ब्लरिंग होगी। ठीक है, अगर यही और नीचे तक आ गया, तो शाम को पेशेंट को बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा, बहुत कम दिखेगा, अगर पिपलरी एरिया बहुत ज्यादा ढक गया तो। ठीक है, तो दिखना कम कब होगा, जब पिपलरी एरिया में आईलिड आ जाएगा। ठीक है, आईलिड वहां तक आ गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टोसिस। ठीक है, सो फर्स्ट सिम्टम जो सबसे पहले दिखता है, सो दिस इज नॉट सिम्टम बट यू कैन से साइन। सिम्टम पेशेंट की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पेशेंट इसे मिरर देखा तो बताया कि हाँ हमारी आंख जो बंद हो रही है। ठीक है, सो दैट इज अगेन द टोसिस, लेकिन मेडिकल टर्म में हम लोग टोसिस बोलेंगे। पेशेंट ये बताएगा कि हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, या घर पे हम लोग ये बोलते हैं कि एक आंख आपकी बंद हो रही है। सो दिस इज यूजुअली बायलेटरल बट एसिमेट्रिकल। टोसिस इज बायलेटरल बट एसिमेट्रिकल, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिमेट्रिकल होता है, यानी किसी तरफ ज्यादा आईलिड नीचे आ जाता है, किसी तरफ कम आता है, दैट्स व्हाई देयर इज मोर ब्लरिंग। इक्वल आता तो ब्लरिंग उतनी नहीं होती, लेकिन एसिमेट्रिक है इसलिए ब्लरिंग ज्यादा होती है। ओके, देन देयर इज डिप्लोपिया। डिप्लोपिया यानी डबल डबल दिखना। हम कोई भी ऑब्जेक्ट एक कब देखते हैं, जब दोनों आंखों से इमेज, ठीक है, ब्रेन में एक सा बनता है। ठीक है, हम बोथ आई से देख रहे हैं और दोनों आंखों की इमेज ब्रेन बन रही है और एक कॉमन इमेज बनती है। ठीक है, डिप्लोपिया यानी एक आंख से हमें कम दिख रहा है, एक आंख से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, एक आंख की इमेज थोड़ी ब्लर्ड है, दूसरी आंख की इमेज शार्प है, तो दो दो जो बने और दोनों जो ब्लर्ड विजन है। सो डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। तो ये और क्यों होता है, एक तो टोसिस की वजह से, दूसरा बिकॉज ऑफ
फटीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। तो पहला तो टोसिस होगा, दूसरा एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मसल्स होते हैं इनकी फटीग हो जाती है, यानी थक जाते हैं। जैसे में हर समय काम करना है, कभी लेफ्ट देखना है, कभी राइट देखना है, कभी ऊपर देखना है। तो अगर एक तरफ आंख ज्यादा वीक हो गई या एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल थक गए, एक तरफ कम थक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज देयर इज एसिमेट्रिक क्लिनिकल फीचर, तो क्या होगा, एक आंख फोकस करेगा ऑब्जेक्ट पे, दूसरा फोकस नहीं करेगा, सो देयर विल बी ब्लरिंग एंड आल्सो डिप्लोपिया, ठीक है। तो दोनों एक साथ ही होगा। तो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। उसके अगेन जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो बार बार जॉ का मूवमेंट हो रहा है, च्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट मॉर्निंग में नाश्ता तो अच्छा कर लिया, लेकिन दोपहर के जब लंच करेगा, रात में डिनर करेगा, तब उसको जॉ मूवमेंट में काफी डिफिकल्टी होगी, प्रॉपर चबा भी नहीं सकता, इट मीन्स डिफिकल्टी इन चीविंग। पेशेंट मान लो खाना खा लिया, इसके बाद पानी पिएगा तो प्रॉपर पानी भी नहीं पी पाएगा, पानी जो है ड्रूलिंग होने लगेगी बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ जॉ मसल, ठीक है। तो जॉ मसल की वीकनेस होगी तो पेशेंट तो ये नहीं बताएगा जॉ मसल वीक हो गई, ये क्या बताएगा कि हमें चीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और बहुत ज्यादा चीविंग प्रॉब्लम, उसके बाद धीरे धीरे स्वेलिंग में अगेन देयर विल बी फेरेंजियल मसल वीकनेस। फायरिंग्स की जो मसल है, अगेन अब यहाँ पे स्मूथ मसल का पार्ट आ गया, सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, स्वेलो करने में भी डिफिकल्टी हो रही है। तो इनिशियली तो ये सिम्टम मिलेंगे, ठीक है। लिम्ब वीकनेस अभी हमने बताया, तो पैरों में बेसिकली ज्यादा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट तो कम हो रहा है लेकिन चल रहे हैं हम ज्यादा, लेकिन जो घर पे खाना बना रही हैं हाथ का मूवमेंट ज्यादा कर रही हैं तो उनके हाथ में भी वीकनेस ज्यादा होगी, बेसिकली प्रॉक्सिमल मसल में, ठीक है। सो लिम्ब वीकनेस, तो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब दोनों में वीकनेस हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में जब बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होता है, सो देयर विल बी डायफ्राम पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी मसल या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होने लगती है, रेस्पिरेटरी मसल का वीकनेस होगा, सो देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। तो जब रेस्पिरेशन की डिफिकल्टी आती है तब हम बोलते हैं कि पेशेंट इज गोइंग इन क्राइसिस। अभी तक तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है, टोसिस हो रहा है, डिप्लोपिया हो रहा है, अगले दिन तो फिर से जो है पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, फिर शाम तक आता है तो वीक हो रहा है। सो ये साइकिल दिन ब दिन चलता रहता है, लेकिन पेशेंट को ऐसी डिफिकल्टी नहीं होती है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो। लेकिन जब सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, पल्मोनी एडिमा डेवलप होने लगे, तब बोलेंगे पेशेंट को क्राइसिस हो रही है एंड दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। सो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं माइस्थेनिया और माइस्थेनिक क्राइसिस, माइस्थेनिक क्राइसिस। तो दो टर्म है, एक है माइस्थेनिक सिंड्रोम, एक है क्राइसिस, तो टर्म से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइस्थेनिक क्राइसिस ये तब बोलते हैं, ये मिलेगा माइस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। अदर इज माइस्थेनिक सिंड्रोम, माइस्थेनिक सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, डिस्टल मसल का वीकनेस होता है, जिसका ऑल्सो कॉल्ड लैम्बर्ट ईटॉन सिंड्रोम, ठीक है। तो एक सिंड्रोम है, एक क्राइसिस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस इज इंटायरली डिफरेंट टर्म। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्यों हो रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। स्वेलिंग डिफिकल्टी क्यों हो रही है, फेरेंजियल मसल की वीकनेस से, लिम्ब बेसिकली प्रॉक्सिमल मसल्स की, और ये सारे कहाँ पे हो रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनी है रिसेप्टर के अगेंस्ट। जब स्टिल कोलिन प्रॉपर काम ही नहीं करेगा तो मसल प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो फटीग होगा। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये तो क्लिनिकल फीचर्स हो गया। तो डायग्नोसिस का पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, क्योंकि डिजीज बन रही थी एंटीबॉडी की वजह से, ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट रिसेप्टर, एंटीबॉडीज वर फाउंड अगेन एस्टिल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस रिसेप्टर को फाइंड आउट करना होता है।
ब्लड में, सीरम में सबसे पहले ये एंटीबॉडी की रिसेप्टर्स, यानी द फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंटीबॉडी। ठीक है। दूसरा ये देखा गया है कि 80% पेशेंट में तो ये मिल जाते हैं, 70 to 80% में, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये रिसेप्टर नहीं मिलता है। ठीक है। तो उनमें जो है थोड़ा डिफरेंट डिफेक्ट होता है, अगेन एंटीबॉडीज ही डिफेक्ट होते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट? स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज के अगेंस्ट। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मस्क। मस्क क्यों बोलते हैं? मसल स्पेसिफिक, एमयू से मसल, मसल स्पेसिफिक, ठीक है, टायरोसिन काइनेज। सो बस नाम याद करने के लिए इन्होंने मस्क कर दिया। सो मसल स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज, एमयूएस के मस्क, इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो 15 to 20% केसेस में पाया गया कि सिम्टम तो सेम रहता है, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन के इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। ठीक है। एंड सिम्टम्स आर सिमिलर। ठीक है। तीसरा ऐसे देखा गया है कि इमेजिंग करते हैं, यानी सीटी स्कैन किया, ठीक है, एमआरआई किया। सो सीटी स्कैन करने पे पता चलता है कि ऐसे पेशेंट का जो थाइमस है दैट इज मच मोर इनलार्ज, सो देयर विल बी थाइमोमा। सो थाइमोमा जिसमें भी होगा उसमें 80% केसेस में ये सिम्टम माइस्थेनिया ग्रेव्स का अक्सर पाया जाता है। ठीक है। या फिर माइस्थेनिया ग्रेव्स किसी में है तो अक्सर ये पाया जाता है कि उसको जो है थाइमस जो है इनलार्ज है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे एडल्ट एज बढ़ती जाती है थाइमस जो है धीरे धीरे डिप्लीट होता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे थाइमस खत्म नहीं हुआ, थाइमस इनलार्ज हो गया। ठीक है। और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। बेसिकली दिस इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द मीडियास्टेनम, जहाँ पे स्टर्नम है ठीक उसके आगे। ठीक है। थाइमस का ट्यूमर एक्सिस बन गया। सो दिस इज बेसिकली फाउंड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। हर हमेशा नहीं मिलता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में थाइमोमा मिल सकता है। सो देयर 3 मोड ऑफ डायग्नोसिस। पहला तो एंटीकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना। ठीक है। दूसरा मसल स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेज एंटीबॉडी। तीसरा थाइमस। ठीक है। तो 2 ब्लड के इन्वेस्टिगेशन हो गए और एक इमेजिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया। ठीक है। सर टेस्ट में सर यही लिखेंगे सर? हाँ बिल्कुल, रिसेप्टर एंटीबॉडी आप लिखते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप क्लिनिकली डायग्नोस कर लोगे। ठीक है। पहले ये सब रिसेप्टर हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते थे, तो पहले होता था एड्रोफोनियम टेस्ट, अर्लियर होता था एड्रोफोनियम टेस्ट। अब एड्रोफोनियम क्या होता है? इसलिए जब भी मसल का वीकनेस लेके पेशेंट आता है तो हम एड्रोफोनियम अगर आईवी देते हैं तो पेशेंट तुरंत इंप्रूव कर जाता है। मान लो कोई टोसिस लेके आया, मसल वीकनेस बहुत ज्यादा लेकर आया, ठीक है, तो हमने एड्रोफोनियम दिया तो विद इन अ मिनट पेशेंट को जो है वो मसल वीकनेस खत्म हो जाता है, टोसिस जो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ घंटे बाद फिर से वही सिम्टम आने लगा। तो अगर एड्रोफोनियम देने से मसल वीकनेस एबॉलिश हो जा रहा है, इट मीन्स दिस इज 100% माइस्थेनिया ग्रेविस। मसल वीकनेस विल एबॉलिश यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो एड्रोफोनियम है क्या? जैसे नियोस्टिमिन होता है, फाइब्रोसिस्टिमिन होता है, सेम ऐसे एड्रोफोनियम होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट में। ठीक है। सो मसल वीकनेस डिसअपियर्स इमीडिएटली विद इन मिनट्स। ठीक है। या मसल वीकनेस इंप्रूव कर जाता है। तो जब पहले एंटीबॉडी हम लोग नहीं निकाल पाते थे या फिर पहले इसको हम नहीं ढूंढा गया था, खोजा गया था, तब एड्रोफोनियम टेस्ट होता था। ठीक है। लेकिन अब जो है एंटीकोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडी इजिली आदमी डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो बेसिकली आपको तो क्लिनिकली डायग्नोज कर लेना है। ठीक है। फिर भी कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप एंटीबॉडीज करेंगे और सीटी स्कैन कराएंगे चेस्ट का, जिसमें आपको थाइमा मिलेगा। सो यू लेट टू राइट डाउन सीटी चेस्ट। ठीक है। एक्सरे में बहुत ज्यादा फाइंडिंग नहीं होगी, सीटी या फिर एमआरआई कराना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट में 2 चीज बेसिकली जानना है, क्योंकि ये डिजीज किसकी वजह से हुआ है? रिसेप्टर
के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी, ठीक है। दूसरा, दिस वाज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो 2 ट्रीटमेंट तो हम लोग यहीं से सीख जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आंख बंद करके ब्लाइंडली आपको स्टेरॉइड देना होता है, ठीक है। किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, सो यू विल हैव टू सिंपली गिव स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या करेंगे, इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस करेंगे, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज भी कम बनेंगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा और रिसेप्टर्स थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे। दूसरा, यह एंटीबॉडीज बन रही हैं, अगेन थोड़ा सा फिजियोलॉजी फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन है, जहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिल कोलिन आ रहा है, जो अल्टीमेटली इस रिसेप्टर्स पे काम करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार ये मसल एक्टिवेट हो गया प्री वाला और एस्टिल कोलिन आ गया और पोस्ट साइनेटिक पे बाइंड हो गया तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं कि कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो उसको एबोलिश करना है, यानी एक बार मसल एक्टिवेट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर से मसल रिलैक्स होना है। तो इसको कौन करेगा, देयर इज एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम, और सिंपली कैन से कोलिनेस्टरेज एंजाइम, ठीक है। कोलिएस्टेरेज एंजाइम, ठीक है। तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या करता है, इस एस्टिल कोलिन को ब्रेक कर देता है एस्टिल में और कोलिन में, ठीक है, जिससे जो फर्दर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो एबॉलिश होता है। सो कोलिस्टेज एंजाइम ये एस्टिल कोलिन पे ऐड करेगा, तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसका मतलब एस्टिल कोलिन का एक्शन बहुत थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए बार बार स्टिमुलेशन इसको करना है, प्री साइनेटिक को बार बार एस्टिल कोलिन रिलीज होना है, फिर एक्शन होगा, ठीक है। तो जो हम लोग ड्रग देते हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, सो दिस इज कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। जो हम लोग एंजाइम देते हैं दिस इज कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ये जो ड्रग्स देते हैं, तो ये इनहिबिट करेगा इस एंजाइम को, तो ये एस्टिल कोलिन जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो इसका एक्शन देर तक होगा, ठीक है, इसका एक्शन देर तक होगा। तो द ड्रग्स आर बेसिकली कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर एंजाइम, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग्स, जिसमें आते हैं नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन, ठीक है। तो 2 मोड आपको समझना है, एक तो स्टेरॉइड, दूसरा कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर कैसे काम कर रहा है, एस्टिल कोलिन को ब्रेक नहीं होने दे रहा है, क्यों, क्योंकि एंजाइम को ही जो है इनहिबिट कर रहा है, इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो एसिटिल कोलिन ब्रेक नहीं होगा, तो उसका एक्शन देर तक होगा, ठीक। तो पहला ड्रग क्या हो गया, तो द फर्स्ट ड्रग इज नियोस्टिगमिन, जो सबसे पहला ड्रग है। तो क्लास किसका क्लास होगा इसकी, दिस विल बी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ओके। तो फर्स्ट इज नियोस्टिगमिन। सिमिलर ड्रग है पायरिडोस्टिगमिन या फाइसोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन। तो हमें ओरली देना, अगर पेशेंट जो है इनिशियली आया है यानी बहुत ज्यादा क्राइसिस में नहीं है, तो आपको ओरल ड्रग से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो नियोस्टिगमिन का डोज कितना होना चाहिए, दिस इज 7.5 मिलीग्राम टू 30 मिलीग्राम, मैक्सिमम आप 30 मिलीग्राम, यानी इनिशियली आप कम डोज देंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। 7.5 ये 4 टाइम्स अ डे QID देते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स अ डे, इतना डोज हम दे सकते हैं। पायरिडोस्टिगमिन अगेन दिस इज स्लाइटली हायर डोज 30 to 180 मिलीग्राम, अगेन ये QID है या 4 टाइम्स अ डे है, ठीक है। ये बड़ा कहने के लिए आसान है कि हम जो है कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर दे दिए तो क्या होगा, अल्टीमेटली दे विल इंक्रीज द एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन इंक्रीज करेगा तो सिम्टम इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, एसिटिल कोलिन क्या करता है, सारे सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, दिस विल आल्सो कॉज इंक्रीज सिक्रीशन, हर जगह सिक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी आपका सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, यूरिनी सिक्रीशन बढ़ जाएगा, डेफिकेशन बढ़ जाएगा, इवन रेस्पिरेटरी जो पैसेज है वहां सिक्रीशन बढ़ जाएगा, हर जगह सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। सो यू विल हैव टू आल्सो गिव ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट 1 mg BD दे सकते हैं या TDS दे सकते हैं।
सो यू शुड ऑल्सो ऐड दिस ड्रग। अगर पेशेंट को इनिशियली आपने ड्रग दे दिया नियोस्टिगमिन पायरोडिस्टिगमिन, इंप्रूवमेंट तो है, ठीक है, मसल वीकनेस खत्म हो रहा है, लेकिन साथ में अगर वो बताए कि मुंह से जैसे सलाइवा गिर रहा है, ठीक है, आंख से आंसू आ रहा है बहुत ज्यादा, यानी सिक्रेशन हर जगह से बढ़ेगा, ठीक है, उसको जो है चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि ब्रैकियल सिक्रेशन बढ़ गया, टैकल सिक्रेशन बढ़ गया। तो उसको कम करने के लिए, यानी जो कोलिनरी का साइड इफेक्ट, इसको कम करने के लिए आपको ग्लाइकोपाइरोलेट भी देना है, ठीक है। इसलिए हमेशा एक्शन के साथ उसके क्या साइड इफेक्ट है उसको भी आपको मेंटेन करते हुए रहना है। सेकेंड ड्रग, तो ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हो गया। सेकेंड क्या हमने बताया था, स्टेरॉइड देना, यू हैव टू गिव स्टेरॉइड। सो स्टेरॉइड्स में बेसिकली द प्रेडनिसोलोन देना है, ठीक है। तो प्रेडनिसोलोन हाई डोज देना है बेसिकली, ठीक है। सो 60 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम। आप इसको बीडी डोज में भी दे सकते हैं या फिर ओडी डोज में सिंपली 100 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे टेपर करेंगे। देखो ठीक उल्टा है, नियोस्टिगमिन आपको लो डोज से शुरू करना है और हाई करना है। स्टेरॉइड को आपको पहले हाई डोज में करना है, फिर धीरे धीरे कम डोज करना है, ठीक है। क्योंकि स्टेरॉइड में हमेशा डोज की टेपरिंग होती है, दिस कॉल्ड टेपरिंग ऑफ डोज। जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव हो रहा है आपको डोज को कम करना है, ठीक है। तीसरा मोड है, सो स्टेरॉइड बेसिकली इम्यूनिटी कम कर रहा है, यानी इम्यूनो सप्रेसेंट एक तरह से स्टेरॉइड भी है, ठीक है। और भी इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं जो नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। सो नॉन स्टेरॉइडल आप लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ते हैं एनसेड, उसी तरह नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनो सप्रेसेंट, नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनो सप्रेसेंट। तो नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनो सप्रेसेंट कौन से हुए? एजाथायोप्रिन सबसे ज्यादा कॉमन है, दिस इज एजाथायोप्रिन, ठीक है। इसको आप बस याद रख लो, एजाथायोप्रिन, दिस गिवन 2 to 3 मिलीग्राम। ये ड्रग्स काफी नुकसान करते हैं, मेजर साइड इफेक्ट। सो दिस इज गिवन 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, ठीक है। सो इसका डोज टाइटर करना होता है और इसको हमेशा लो डोज से स्टार्ट करना है, मिनिमम डोज से, लो डोज से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद भी कुछ पेशेंट होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, सो यू विल हैव टू गो अनदर मोड, दैट विल बी प्लाज्मा फेरेसिस। यानी आपको एंटीबॉडी को वॉश आउट करना, जो पेशेंट को एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बन गया है तो प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, लेकिन इसको बार बार करना पड़ता है, क्योंकि एक बार एंटीबॉडी बन गई है, आपने उसको निकाल दिया प्लाज्मा फेरेसिस से, फिर दोबारा एंटीबॉडीज बनेगी, क्योंकि वो तो मैकेनिज्म आपकी बॉडी में मौजूद ही है, ठीक है। तो प्लाज्मा फेरेसिस। अनदर मोड इज आपको इम्यूनोग्लोबिन देना है, सो आईवी इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी करते हैं, ठीक है। लैम्बर्ट डिटेन सिंड्रोम जो हम लोग पढ़ रहे थे, दैट वाज अगेन ऑटोइम्यून डिजीज, तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट सेम होगा, लगभग ही सेम है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट इन बोथ आइदर लैम्बर्ट डिटेन और माइस्थेनिया सिमिलर है। सो क्या ट्रीटमेंट है? पहला हमने कोलिनेस्टेज इनहिबिटर दे दिया, दैट विल इंक्लूड नियोस्टिगमिन पायरोडिस्टिगमिन। सेकेंड स्टेरॉइड दे दिया। थर्ड एजाथायोप्रिन दे दिया। अगर इससे भी सही नहीं होता है तो ये हम बेसिकली क्राइसिस के लिए रिजर्व रखते हैं, ठीक है, माइस्थेनिक क्राइसिस के लिए, तब आपको प्लाज्मा फेरेसिस करना है और आईवी थेरेपी देना है, ठीक। और पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी देना है, जब क्राइसिस होगा तो ये ऑल्सो गिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम क्लिनिकली डायग्नोज कैसे करेंगे? सिम्टम्स से, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में बस एंटीबॉडीज आपको फाइंड आउट करना है और दूसरा सीटी स्कैन कराना है चेस्ट का, जिसमें आपको थाइमोमा मिलेगा, ठीक है। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगेन जो हम लोग डिफरेंशिएटिंग फीचर पढ़ रहे थे, सो वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इन माइस्थेनिया ग्रेविस जो रिफ्लेक्सेस हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, दैट विल बी नॉर्मल, लेकिन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में द रिफ्लेक्सेस विल डिमिनिश, रिफ्लेक्सेस डिमिनिश होते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। 1
2, 3, 4, ठीक है। बोथ आर ऑटोइम्यून डिजीज। माइस्थेनिया ग्रेव्स में रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बनेंगी। एलईएस में या माइस्थेनिक सिंड्रोम में कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट बनेगा। यहाँ पे प्रॉक्सिमल मसल का वीकनेस है, यहाँ पे डिस्टल का वीकनेस है। यहाँ पे जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वीकनेस बढ़ती जाएगी, यहाँ पे वीकनेस इंप्रूव होगी। नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्सेस डिमिनिश होंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस एंड आल्सो लैम्बर्ट-ईटन सर सिंड्रोम। सर हाँ। सर इसमें इम्यूनोसप्रेशन ड्रग साथ में ही चलेगा सर? पेशेंट का रिस्पांस के ऊपर है। अगर पेशेंट को रिस्पांस नहीं मिल रहा है सो यू विल हैव टू इम्यूनोसप्रेसेंट। तीनों ड्रग एक साथ दे सकते हो, ठीक है। नियोस्टिगमिन भी दे सकते हो, प्रिडनिसोलोन भी दे सकते हो, एजाथाइप्रिन भी दे सकते हो। जैसे जैसे पेशेंट का रिस्पांस, कितना दिन तक? ये तो हमेशा ही देना है बेटा, ऑटोइम्यून डिजीज हमेशा ही देना है। आप धीरे धीरे ड्रग की डोजेज जैसे पेशेंट इंप्रूव करेगा, जैसे स्टेरॉइड को आपको धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट को भी धीरे धीरे विड्रॉ करना है, लेकिन नियोस्टिगमिन पाइडोस्टिगमिन आप लॉन्ग टर्म तक दे सकते हो, ठीक है। ये लो डोज में तो देना ही देना है आपको, लाइफ लॉन्ग देना है, ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। सो ओके सर। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।